Hello everyone, my name is Kajal. I welcome you on my YouTube channel. In the previous lectures, we discussed about coordination compounds, and today I am going to start a new chapter named solutions. So let's start our chapter solutions without wasting any time. Our first question arise from solutions is what is solutions? Solutions क्या होते हैं? सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है? ऐसा मिक्सचर जिसमें आगे पूरी पढ़ते हैं पहले। सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस which lose their individual identities and can be separated by simple method। सॉल्यूशन हमें इससे ही पता चल रहा है। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब जब हम दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस लेते हैं तो अपनी आइडेंटिटीज को लूज कर देते हैं। जैसे मैंने शुगर इन वाटर लिया तो अब वो खाली वाटर नहीं रहा, मैंने मिक्स कर दिया दोनों को तो खाली वाटर नहीं रहा, वो खाली पानी नहीं रहा, तो उनकी जो खुद की आइडेंटिटी थी वो बिल्कुल चली गई। अब वो क्या हो गया? शुगर इन वाटर तो मीठा पानी हो गया ना, तो उनकी खुद की अकेले की आइडेंटिटी नहीं रही कि वो शुगर है या फिर वो वाटर है। ठीक है। और होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें जब हम दो सब्सटेंसेस को लेते हैं तो वो कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, उनकी कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म हो जाती है हर जगह। हम किसी भी जगह पे कहीं से भी कुछ निकाल के देखेंगे तो हमें वो वैसा ही मिलेगा जो हर जगह है। जैसे हमने शुगर इन वाटर डाला या साल्ट इन वाटर डाला तो हमने कंप्लीटली मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद जब हमने थोड़ा सा निकाला, पहले एक बाउल में निकाला फिर एक ग्लास में निकाला, तो हमने पी के देखा, टेस्ट करके देखा, तो क्या हुआ कि हर जगह उसकी कंपोजिशन सेम थी, उतना ही मीठा था। ठीक है, तो वो क्या हो गया? होमोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब जिनको हमें देखने से ही पता चल जाता है। जैसे हम ऑयल इन वाटर लेते हैं तो ऑयल इन वाटर क्या हो गया? ऑयल है वो हमें साफ साफ दिखाई देगा और वो कंप्लीटली मिक्स नहीं होगा वाटर में, तो वो क्या हो गया? एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। सो सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें हम दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को लेते हैं और वो सब्सटेंसेस अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटीज को लॉस कर देते हैं एंड उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते सिंपल मेथड से। इनके लिए हमें कुछ और ज़्यादा अच्छी टेक्निक्स चाहिए होती है, जैसे क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। इन मेथड से सेपरेट होते हैं, सिंपल मेथड से इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछते हैं इससे रिलेटेड कि जब हम शुगर इन वाटर डाल देते हैं तो आपसे कोई पूछे कि शुगर को हमें सेपरेट करना है वाटर से, तो आप कैसे सेपरेट कर सकते हो? तो इसका एक ही तरीका है, आप इसे पॉज करके भी सोच सकते हो। इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आप इवेपोरेशन करवा दें। मतलब इवेपोरेशन का क्या होता है? पानी का भाप बन के उठ जाना। तो पानी है वो सारा इवेपोरेट हो जाएगा और जो उसमें क्या रह गया? शुगर। शुगर लास्ट में हमें बच जाएगी। ठीक है, तो ये एक मेथड है। तो दूसरा है हमारा बाइनरी सॉल्यूशंस। क्या होते हैं बाइनरी सॉल्यूशन? क्या होते हैं जिसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। दो कंपोनेंट्स, जैसे सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट्स हम देखने को ज्यादा मिलते हैं, सोल्यूट और सोलवेंट। सोल्यूट क्या होता है? जो स्मॉलर अमाउंट में होता है, और सोलवेंट क्या होता है? जो लार्जर अमाउंट में होता है। सोल्यूट हम लार्ज स्मॉल अमाउंट में कैसे लेते हैं? जैसे हमने वही साल्ट इन वाटर ले लिया तो साल्ट है वो कम अमाउंट में हो गया तो वो सोल्यूट हो गया। सोलवेंट मतलब जैसे वाटर ले लिया तो वाटर ज्यादा अमाउंट में हो गया। ठीक है, तो ये नहीं कि हम वही लेंगे कि हमने ले लिया आटे में हमने थोड़ा नमक डाल दिया तो ये उसको हम सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। सॉल्यूशन सिर्फ क्या होता है जिसमें एक सब्सटेंस तो कम से कम लिक्विड हो, तो सॉल्यूशन इस टाइप का होता है और दोनों भी लिक्विड हो सकते हैं। ठीक है। अगला है हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स, जो हम हमारे सॉल्यूशन के चैप्टर्स में यूज करेंगे। सॉल्यूशन के चैप्टर में हमारी बहुत सारी कंसंट्रेशन टर्म्स आएंगी। उसमें हमारी दो मेन है, एक तो वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स और एक मास रिलेटेड टर्म्स। वॉल्यूम रिलेटेड जो टर्म्स है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में कर जाएंगे और इवेपोरेट हो जाए तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी। मास रिलेटेड टर्म्स इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर से, उन पे टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब है हमारा वॉल्यूम रिलेटेड टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स होती है, तो उनके बारे में हम कैसे निकालते हैं। कुछ हम न्यूमेरिकल देखेंगे तो उनमें काम आएगा, तो एक भी देख लेते हैं। अगर परसेंटेज बाय वॉल्यूम निकालनी है तो क्या करेंगे, V/V% लेंगे, ठीक है। वेट बाय वॉल्यूम निकालना है, वेट परसेंट बाय वॉल्यूम निकालना है तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। और मोलैरिटी पता है आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारा मोलैरिटी होता है। मोलैरिटी के बाद है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास अपॉन में मोलैरिटी, ये क्या होता है हमारा नॉर्मेलिटी। ये हम आगे डिस्कस करेंगे इनको डिटेल में। और मास, और अब आती है मास रिलेटेड टर्म्स की बारी। मास रिलेटेड टर्म्स में क्या आती है, परसेंटेज बाय मास। मास निकालनी है तो हमें वेट बाय वेट निकालना पड़ेगा, वेट बाय वेट परसेंट। मोल फ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं, पहले उनका हमें मोल निकालना होता है। मोल के लिए जो स्टैंडर्ड कंपाउंड है वो क्या होता है, कार्बन, उसको हम स्टैंडर्ड मानते हैं, कार्बन C12। मोल फ्रैक्शन में क्या होता है कि जब हम दो कंपोनेंट्स लेते हैं तो पहले उनके मोल्स निकालते हैं। अगर हमें एक पार्टिकुलर के मोल्स निकालने हैं तो वो ऊपर आ जाता है, जैसे A, और नीचे क्या आ जाता है, दो कंपोनेंट्स है तो उन दोनों के मोल्स क्या आ जाएंगे नीचे, A+B, ठीक है, मल्टीप्लाई। ये क्या है फिर मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर kg ऑफ सॉल्वेंट, तो kg आता है तो मास रिलेटेड टर्म्स है। नेक्स्ट है हमारा पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन ये भी अब अभी डिस्कस करेंगे आगे। तो हमारा जो फर्स्ट है वेट बाय वेट परसेंट, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये हमारा फॉर्मूला होता है वेट बाय वेट परसेंट को कैलकुलेट करने का। अगर आपको समझना है ना अच्छे से तो चलो इसका एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज है, वो डिजोल्व किया हमने 100 ग्राम वाटर में, ठीक है। फाइंड वेट बाय वेट परसेंट। 10 ग्राम सुक्रोज का मतलब क्या है, हमने 10 ग्राम चीनी ली और वो उसको हमने 100 ग्राम वाटर में डिजोल्व किया। तो मास ऑफ सोल्यूट क्या हो गया इसमें, 10 ग्राम सुक्रोज, 10 ग्राम चीनी, तो मास ऑफ सोल्यूट हो गया तो 10 ग्राम, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, उसमें 100 ग्राम तो वाटर है, 100 ग्राम वाटर के बाद क्या उसमें 10 ग्राम क्या है उसमें चीनी, तो उन दोनों को जोड़ देंगे तो सॉल्यूशन का मास बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 110। सो यहाँ पे आ गया कितना 10, यहाँ पे कितना आ गया 110 मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया 9.09%। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं इससे रिलेटेड, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जैसे ये है 10 ग्राम ऑफ NaCl लिया हमने, इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 10 ग्राम ऑफ NaCl है वो प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है। NaCl हमारा सोल्यूट हो गया, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन मतलब ये हमारा सोल्यूट हो गया। फाइंड द वेट बाय वेट परसेंट इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। हमें डेंसिटी दे रखी है तो डेंसिटी से हमें मास निकालना पड़ेगा। पहले डेंसिटी ये दे रखी है हमारी 1.2, तो डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमें निकालना क्या है, मास, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं या डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों को, तो क्या हो जाएगा, हमें डेंसिटी पता है 1.2 ग्राम है और वॉल्यूम पता है हमारे कितना है 100 ml सॉल्यूशन, तो हमारा मास कितना निकल गया 120। उसके बाद बस हमें पुट करना है सोल्यूट का मास 10 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन 120 जो कैलकुलेट किया, और इनका अगर हम अब परसेंटेज निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 8.5%, ठीक है। ये हमारे कुछ मास वेट बाय वेट परसेंट से रिलेटेड दो एग्जांपल थे या दो क्वेश्चन लेके देखे थे। नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वो हम कैसे निकालते हैं। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट के लिए कुछ नहीं होता, वेट बाय वेट परसेंट की तरह ही है, बस उसमें वेट था, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसमें दोनों चीज़ें क्या होंगी, लिक्विड फॉर्म में होंगी। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट कैसे निकालते हैं, थर्ड टॉपिक। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट कैसे निकालते हैं, वे मास ऑफ सोल्यूट, एक चीज तो क्या होगी सॉलिड, दूसरी चीज क्या होगी लिक्विड। मास ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू 100।
अब इसका फोर्थ है हमारा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मेन टॉपिक है, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। मोल फ्रैक्शन को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, जैसे हमने दो कंपोनेंट्स लिए ए और बी। अब हमने दो कंपोनेंट्स में से हमें ए की मोल फ्रैक्शन निकालनी है और बी की मोल फ्रैक्शन निकालनी है। अब हमें पता नहीं है कि किसकी कितनी है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालनी है हमें पहले। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालने के लिए पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कैलकुलेट किए करने पड़ेंगे। फिर डिवाइडेड में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी। तो मतलब क्या है, हमें सीधा सीधा पहले मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोथ ए एंड बी, दोनों कंपोनेंट्स के ए प्लस बी के दोनों के मोल्स नीचे आ जाएंगे। तो ये मोल फ्रैक्शन निकल जाएगी। तो मोल फ्रैक्शन को हम जीटा से रिप्रेजेंट करते हैं या ईटा से, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन लेके देखते हैं, उससे आपको और इजीली समझ में आएगा। जैसे हमने 40 ग्राम ऑफ NaOH ले लिया और 54 ग्राम ऑफ H2O ले लिया, ठीक है। इसके लिए हमें ये तो नहीं पता इसके मोल्स कितने, तो हमें पहले मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। और मोल्स का फार्मूला क्या होता है, जब हमारे पास गिवन मास होता है तो मोल्स का फार्मूला होता है मास की टर्म्स में या पार्टिकल्स की टर्म्स में क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास। तो गिवन मास तो 40 kg है, पर मोलिकुलर मास हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। मोलिकुलर मास को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, मोलिकुलर मास को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो हमारे पास ये मोलिक्यूल है, जैसे NaOH का मोलिक्यूल है, उसका हमें एक एक करके क्या निकालना पड़ेगा, पहले मास। 40 ग्राम NaOH है, इसमें हमें क्या निकालना है, इसका मोलिकुलर मास निकालना है। तो कैसे निकाल लेंगे, N का 23 हो गया, Na23 हो गया। Na23 कैसे हो गया कि हमें पहले इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखते हैं। तो प्रोटॉन्स इसमें कितने होते हैं या इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 पॉइंट समथिंग। तो इसका एटॉमिक मास उसका डबल हो जाएगा 23। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 का डबल 16 इसका मास हो जाता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसका एटॉमिक मास भी हमेशा 1 ही होता है, ठीक है। प्लस ये क्या होता है, 54 ग्राम ऑफ H2O ये हमें दे रखा है। तो इसका हमें H2O का क्या निकालना है, मोलिकुलर मास। तो कैसे निकाल लेंगे, H2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि इसका एटॉमिक मास तो 1 ही होता है, पर 2 मोलिक्यूल रहते तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1। और ये क्या है हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 तो 8 है, तो मास निकालेंगे तो उसका डबल हो जाएगा, तो 16। तो ये 16 हो गया, ठीक है। इनको ऐड अप कर देंगे तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, मोलिकुलर का मोलिकुलर मास, ठीक है। पूरे मोलिक्यूल का मोलिकुलर मास निकल जाएगा, ठीक है, NaOH का और H2O का। तो NaOH का अगर हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन, तो हमें पता चल गया कि उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं हमें। पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास। गिवन मास 40 ग्राम और मोलिकुलर मास कितना होगा इसका, 23 + 16 + 1, जो हमने अभी कैलकुलेट किया 17। तो ये क्या हो गया, 1। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितने आगे, 1। ये है आगे हमें H2O का क्या निकालना है, H2O के मोल्स निकालने हैं। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, H2O का गिवन मास कितना है हमें 54 और मोलिकुलर मास कितना आया 16 + 2 18। तो इसका अगर हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो इसके मोल्स कितने आ गए 3। तो NaOH का क्या आ गया, मोल्स हम परसेंटेज निकाल लेंगे तो टोटल मोल्स तो हो गए NaOH का 1 और H2O का 3, तो टोटल हो गए 4 और NaOH के हैं 1, तो 1/4। तो इसकी परसेंटेज आ गई 0.5%, मोल फ्रैक्शन आ गई इसकी। और Y का निकालना मतलब H2O का निकालना है, तो क्या होगा, 3 मोल्स हैं H2O के और 4 टोटल मोल्स और सॉल्यूशंस में A और B के दोनों के, H2O के और NaOH के, इज इक्वल टू 0.75 इसका क्या आ गई, मोल फ्रैक्शन आ गई। तो इन दोनों की जब हम मोल फ्रैक्शन को ऐड करते हैं तो वो हमेशा किसके इक्वल आती है, 1 के। या कितने भी हमें कंपोनेंट्स दे रखे हैं उनकी मोल फ्रैक्शन हमेशा किसके इक्वल आएगी, 1। इसको रिमाइंड रखें, ठीक है। तो ये मोल फ्रैक्शन अब खत्म होता है। उसके बाद हम देखते हैं ppm। जो नेक्स्ट है हमारा ppm। ppm क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। कि जब हम सॉल्यूशन लेते हैं तो उसमें पार्ट्स पर मिलियन को देखते हैं, तो कितने किसके रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, पार्ट्स पर मिलियन को 10⁻⁶ पार्ट्स, ठीक है।
तो नंबर ऑफ ppm अगर हमें निकालने होते हैं तो मास ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶। अगर हमें कोई भी सोल्यूट गिवन है, अगर हमें पार्ट्स पर मिलियन निकालने हैं तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ और टोटल सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोलैरिटी। मोलैरिटी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, आप थोड़ा ध्यान से देखना। मोलैरिटी कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है वो हम मोलैरिटी से उससे हम मोलैरिटी पता लगाते हैं। मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है वो हमारी मोलैरिटी होती है। मोलैरिटी हम एक क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन है, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 40 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। जब हमें मोलैरिटी निकालनी है 40 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के इक्वल होती है। इन लीटर्स में होती है, केजी में नहीं होती। ठीक है, NaOH है, NaOH की मोलैरिटी कैसे निकालते हैं? पहले उसके मोल्स निकालेंगे, सोल्यूट के क्या निकालेंगे? मोल्स। तो मोल्स किसके इक्वल होते हैं? गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास। तो गिवन मास तो 40 है और NaOH का मोलिकुलर मास किसके इक्वल है? Na23, ऑक्सीजन 16, H1, तो टोटल 40 आ गया ऐड करके मोलिकुलर मास। तो गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास, तो ये क्या निकल गया? मोल्स। तो कितने मोल्स प्रेजेंट है NaOH के? 1। अब क्या चाहिए हमें? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर चाहिए, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें कितने गिवन है? 250 ml, हमें लीटर में निकालने हैं तो डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, तो हमें कितना मिल गया? हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 0.25 लीटर। ठीक है, कितना आ गया? 0.25 लीटर। ये क्या है हमारा वॉल्यूम? लीटर में हम कैसे निकालते हैं कि जो हमें गिवन है वो मिली लीटर में, तो लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। वो लीटर मिलीलीटर में है वॉल्यूम, अगर हम उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा। तो कितने आ जाएंगे? वॉल्यूम आ जाएगी 0.25 लीटर। तो हमें मोलैरिटी निकालनी है, हमें दोनों चीज़ें मिल गई, मोल्स ऑफ NaOH भी और वॉल्यूम भी। तो दोनों को पुट करते हैं तो 4 मोलैरिटी आ गई। कितनी मोलैरिटी आ गई? 4। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं अभी कि 10% ऑफ वेट बाय वेट परसेंट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, ये हमें गिवन है। इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, ये हमें गिवन है। इससे हमें अब क्या निकालना है? मोलैरिटी निकालनी है। तो 10 ग्राम ऑफ H2SO4 है प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कि 10 ग्राम है तो टोटल 10% है, तो टोटल तो 100% में ही होगा। तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन हमने मान लिया। ठीक है, 10 ग्राम है तो 10 ग्राम 10% हो गया, तो 100 ग्राम क्या हो गया? 100%। तो 100% सॉल्यूशन में या 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट। ठीक है, पहले मोलैरिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो सोल्यूट क्या हमारा? H2SO4 और वॉल्यूम इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे? गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास। तो गिवन मास तो हमारा 10 ग्राम, मोलिकुलर मास H2O का 2, वैसे एटॉमिक नंबर इसका 1 होता है तो 2 से करेंगे तो 2। SO सल्फर कितने पे आता है? 16, 32 हो गया, और ऑक्सीजन के 4 मोल्स हैं तो 16 4 सा कितना हो जाएगा? तो ये टोटल कितना आ जाएगा? 98। तो ये टोटल 98 हो गया इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में है। तो वॉल्यूम इन लीटर है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो हमें वॉल्यूम चाहिए और वो भी लीटर में चाहिए, हमें सॉल्यूशन ऐसे नहीं चाहिए। और हमें डेंसिटी भी गिवन है, तो उससे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि 10/98 तो हो गया, ये हमारा क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स। ये हम नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास इनटू क्या होता है? डिवाइडेड में क्या करते हैं हम? वॉल्यूम इन लीटर। तो वॉल्यूम हम कैसे निकाल लें? 1.1 ग्राम तो है ही और 100 ग्राम सॉल्यूशन है। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय हमें क्या निकालना होता है? लीटर में, तो डिवाइडेड बाय 1000 हो गया। डेंसिटी भी गिवन है तो सीधा यहीं पे लिख दिया। तो इससे हम अगर निकाल लेंगे मोलैरिटी तो क्या आ गया? 1/1000
107.8। तो मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम गिवन था, डेंसिटी इतनी थी, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में मोलैरिटी हमारी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करने हैं, तो मास और डेंसिटी, ठीक है। जैसे हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हमें इसमें से क्या निकालना है, वॉल्यूम, क्योंकि हमारे पास अभी वॉल्यूम है नहीं, तो वॉल्यूम को हम कैसे निकाल लेंगे, डेंसिटी नीचे आ जाएगी, मास बाय डेंसिटी। तो मास कितना है 100, और ये क्या है डेंसिटी 1.1। और अगर हमें ये पता है कि ये मास 100 का है, 100 ग्राम है, और हमें इसमें लीटर में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइडेड बाय 1000, तो ये कन्वर्ट हो गया। इसको हमने ऐसे लिखा यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसे लिखा, तो ये हमारा कैलकुलेट हो गया जो हमने निकालना था। कितनी मोलैरिटी आ गई इसकी, 1/107 तो फाइंड द, एक क्वेश्चन अलग से लेते हैं, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ वाटर इफ द डेंसिटी इज इक्वल टू 1 ग्राम पर मिलीलीटर, और 1 kg पर लीटर भी कह सकते हैं। तो मोलैरिटी निकाल लें वाटर के, तो वाटर की मोलैरिटी निकालने के लिए हम कुछ मानते हैं कि हमने 100 ml वाटर ले लिया, उसमें 100 ग्राम वाटर है, तो मास भी सोल्यूट का चाहिए होता है ना, मास ऑफ सोल्यूट, तो हमने वाटर को ही सोल्यूट मान लिया, वो है 100 ग्राम, और वाटर को ही हमने क्या मान लिया, वॉल्यूम, मतलब टोटल सॉल्यूशन, वो भी क्या ले लिया 100 ml, ठीक है। तो हमें अब कैलकुलेट करना है मोलैरिटी। मोलैरिटी किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकलेंगे, गिवन मास अपन में मोलिकुलर मास, गिवन मास 100 ग्राम माना है हमने, और मोलिकुलर मास कितना है वाटर का 18। और हम वॉल्यूम इन लीटर में कैसे लिखते हैं, हमें कितना गिवन है 100 ml, और हमें इसको कन्वर्ट करना है लीटर में, तो कितना आ जाएगा 1000, तो हम 1000 को ऊपर ले जाएंगे और 100 को नीचे ले आएंगे, वो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये यही कर रखा है यहाँ पे। तो इजिकल टू क्या आ गया 1000/18 इजिकल टू 55.55 मोलैरिटी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है, तो क्रैमिंग का पोर्शन है, आप इसको रट सकते हो, जरूरी है, रटना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्रैमिंग का पोर्शन है। तो ये है हमारा 55.555 मोलैरिटी आ गई हमारे इसकी। अब कुछ टर्म्स देखते हैं कि मोलर क्या होता है, मोलर जिसकी मोलैरिटी 1 होती है उसको हम मोलर कहते हैं, बाई मोलर जिसकी मोलैरिटी 2 होती है, सेमी मोलर जिसकी मोलैरिटी हाफ होती है, m/2 भी लिख सकते हैं, डेकी मोलर जिसकी मोलैरिटी 1/10 होती है, सेंटी मोलर जिसकी मोलैरिटी 1/100 होती है, इसको हम सेंटी मोलर कहते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि फाइंड द मास ऑफ KH इन 150 सेंटीमीटर क्यूब। जो सेंटीमीटर क्यूब है वो किसके इक्वल होता है, जैसे 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है 1000 ml के, ये याद रखना। फाइंड द मास ऑफ KH इन 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सेमी मोलर एक्वस सॉल्यूशन। हमें मोलैरिटी गिवन है 1/2, मतलब सेमी मोलर है तो हाफ होगी। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास, QH का मोलिकुलर मास तो हमें पता है 56, और X का मतलब गिवन मास ये हमें पता नहीं है, और डिवाइडेड बाय में क्या होता है उसके वॉल्यूम, और वॉल्यूम हमें 150 सेंटीमीटर गिवन है, तो सिंपल क्या करते हैं डिवाइडेड बाय 1000, तो 1000 ऊपर चला जाता है और 150 नीचे आ जाएगा पिछले सम की तरह। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इन सभी चीज़ों को हम कहाँ ले जाएंगे ऊपर, और ये नीचे आ जाएगा 2 × 1000। देखो ये x निकालना है हमें, तो x को ऐसे निकाल लेंगे 56 ऊपर 15 ऊपर, ठीक है, मल्टीप्लाई में हो जाएंगे दोनों, और जो 1000 है नीचे आ जाएगा ऐसे, तो x हमारा अकेला बच जाएगा यहाँ पे। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 840/200 इक्वल टू 4.2 ग्राम। क्या मिल गया हमें 4.2 ग्राम प्रेजेंट है हमारा KH इन द सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन हम मोलैरिटी ऑफ आयन से रिलेटेड लेते हैं कि अगर हमें आयंस की मोलैरिटी पूछ ले कि हमें ये सब्सटेंस गिवन है, सोल्यूट गिवन है, उसमें जो आयंस प्रेजेंट है उनकी मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम देखते हैं। कि जैसे हमें मोलैरिटी ऑफ H पॉजिटिव आयन निकालनी है, ये 49 ग्राम ऑफ H2SO4,
तो ये 49 ग्राम ऑफ H2SO4 मतलब गिवन मास तो 49 हो गया। मोलैरिटी मोलिकुलर मास हम निकाल लेंगे, H2O का 2, सल्फर का 32, 16 एटॉमिक नंबर होता है तो डबल हो जाएगा 32। ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो 16 4 जा 64। इज डिजॉल्व इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। अगर वो 250 ml सॉल्यूशन में डिजॉल्व है तो उसकी मोलैरिटी ऑफ H पॉजिटिव आयन निकाल। तो मोलैरिटी किसके इक्वल होती है, पहले हम पूरे H2SO4 की निकालते हैं, फिर इससे आयंस की निकाल लेंगे। तो मोलैरिटी कैसे होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके इक्वल है, गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास। तो गिवन मास 49 और मोलिकुलर मास कितना हो गया इसका कैलकुलेट करने से 100। मल्टीप्लाई में क्या होता है, वॉल्यूम इन लीटर। तो वॉल्यूम हमारे पास 250 ml है तो 250 नीचे और 1000 ऊपर आ जाएगा, वो हम ऐसे लिखेंगे ना। तो 250 बाई 1000 तो 1000 ऊपर चला जाएगा और 250 नीचे रह जाएगा, ठीक है। तो इसका आ गया 1.96 मोलर। अब हमें क्या निकालना है, आयंस की। इसमें जो H पॉजिटिव आयन है तो पहले हम इसको ब्रेक करते हैं। H2SO4 है, उसकी मोलैरिटी 1.6 मोलर आई। तो हमें जब ये आयंस में टूटता है तो 2H पॉजिटिव आयंस देता है और एक SO4 2 नेगेटिव आयन देता है। तो इसके हमें मोल्स कितने, इसका मोल 1 है क्योंकि इसके आगे कोफिशिएंट 1 है, इसके मोल्स 2 है क्योंकि है इसके आगे क्या कोफिशिएंट 2, इनको हम मोल्स मानते हैं। इसके आगे 1 है तो इसका मोल कितना है 1। तो 1 मोल इक्वल टू 1.96 मोलर। तो 2 मोल्स इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 1.96 को, तो डबल 3.92 मोलर। इसका 1 मोल है तो इसका भी कितना मोलर मोल्स प्रोड्यूस होंगे SO4 के 1.96 मोलर। सो ये क्वेश्चन एक और डिस्कस करें। आई होप यू अंडरस्टैंड द मोलैरिटी वेरी वेल। सो आगे देखते हैं कि मोलैरिटी ऑन डाइल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं। मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन की हमारे पास 2 बिकर्स हैं। हमने मान लिया कि इसकी मोलैरिटी M1 है, इसकी मोलैरिटी M2 है और इसकी वॉल्यूम V1 है और इसकी वॉल्यूम V2 है। अगर हम इन दोनों की मोलैरिटी हमने जो एक चीज़ और मानी है कि हमने नंबर ऑफ मोल्स है वो दोनों में सेम नंबर ऑफ मोल्स ले रखे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स हमें इस फॉर्मूले से पता चलता है। मोलैरिटी किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं तो किसके इक्वल आती है, MV के इक्वल आती है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने नंबर ऑफ मोल्स तो सेम ले ही रखे हैं दोनों बिकर्स में, तो M1 और M और V की चेंजेस आ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें भी मोल सेम है, इसमें भी मोल सेम है, तो ये N तो दोनों में कॉमन आ गया। तो इसमें क्या आएगा M1V1 इज इक्वल टू किसका, इसके इक्वल आ गया M2V2 के इक्वल। तो इसको हम अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे हमने कोई एग्जांपल लिया कि 2 मोलैरिटी ले लिया हमने किसी भी सब्सटेंस की एक बीकर में, उसमें 100 ml ऑफ H2NO3 सॉल्यूशन है। दूसरा हमने उसमें क्या डाल दिया, 100 ml ऑफ वाटर डाल दिया। ये कितना हो गया कि M1 कितना 0.2 मोलैरिटी, V1 कितना 100 ml HNO3 और हमने 100 ml वाटर डाल दिया तो ये डाइल्यूट हो गया। उसके बाद V2 कितना आया, हमारा वॉल्यूम 2 है, वो किसके इक्वल आ गई, जो हमने 100 ml डाला किससे 100 ml HNO3 में। तो टोटल कितना हो गया ये 200 बाई 1000। मोलैरिटी हमें टोटल की कैलकुलेट करनी है, मतलब वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है, तो वॉल्यूम लीटर में लेते हैं हम, तो ये 1000 हो गया। M2 मतलब हमें नई मोलैरिटी निकालनी है, तो वो कैसे हो जाएगा, M1V1 इज इक्वल टू M2V2 और फॉर्मूले में बस हमें अपनी वैल्यूज पुट करनी है। 0.2 इंटू 0.1 इज इक्वल टू M2 मोलैरिटी 2 निकालनी है, मल्टीप्लाई 0.2 इज इक्वल टू किसके आ गया M2 इज इक्वल टू 0.1। ये हमारी नई मोलैरिटी। अब मोलैरिटी हम मिक्सचर निकालते हैं जिसमें सोल्यूट है वो सेम है, मतलब जो भी मास हमने ऐड किया है वो क्या है, सेम। जैसे इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होगा वो क्या होगा कि मोलैरिटी निकालनी है तो उसको हम कैसे निकाल लेंगे, M1V1 प्लस M2V2 और वॉल्यूम क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो V1 प्लस V2। तो ये हमारा मिक्सचर्स के लिए है। तो इसको हम कैसे निकाल लेंगे, जैसे हमारे पास गिवन है क्वेश्चन देखते हैं हम। इफ़ 0.2 मोलर 2 मोलैरिटी या 2 मास का सब्सटेंस है 100 ml सॉल्यूशन में इज मिक्सड विद 0.1 मोलर 300 ml HCl, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। तो मिक्सचर की जो वॉल्यूम है वो तो चेंज हो रही है, हमें मास 1 है, मास 2 हमें पता है 0.2 और 0.1, वॉल्यूम हमें पता है 100 ml और 300 ml और वॉल्यूम V1 प्लस V2।
तो इससे हम फॉर्मूले से कैलकुलेट करके इसकी क्या जाएगा 1/8। नेक्स्ट टॉपिक जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारा मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सोलवेंट। ठीक है, केजी ऑफ सोलवेंट लेते हैं हम। इसमें उस पिछले में मोलैलिटी में क्या था? पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसमें क्या है? पर केजी ऑफ सोलवेंट। सोलवेंट वो केजी में लेंगे। केजी में और लीटर में क्या फ़र्क होता है कि 1 किलोग्राम इक्वल टू 100,000 ग्राम होता है। बस उसमें यही फ़र्क होता है कि केजी में तो 100 ग्राम्स होते हैं और लीटर में कितने ग्राम्स होते हैं? 900। ठीक है, बस यही फ़र्क होता है। तो मोलैलिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोलवेंट इन केजी लेते हैं। तो कोई एक एग्जांपल लेके देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है कि फाइंड द मोलैलिटी 20 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो 100 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे, वही पीछे वाला फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल्स निकालने आते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सॉल्वेंट कितना है? 100 ग्राम का। 100 ग्राम में से NaOH क्या है? ये सोल्यूट है, तो इसको हम निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा? 80। और टोटल हमें 1000 से निकालना है, तो डिवाइडेड बाय 1000 और यह ऊपर आ गया 1000। फिर क्या आ गया? इज इक्वल टू 100/160 इक्वल टू 6.25 मोलैरिटी आ गई। ठीक है, इसमें हमें सॉल्यूशन का नहीं लेना है, इसमें हमें क्या लेना है? सोलवेंट का लेना है, सिर्फ मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड, बस फिर इसको मोलैरिटी को ख़त्म करते हैं, फिर नॉर्मेलिटी पे चलेंगे। इफ़ 0.8 ग्राम ऑफ NH3 डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ml में दे रखा है, इसको हमने केजी में कन्वर्ट करना है। 0.8 ग्राम of NH3 is dissolved in 100 ml of solution. Find the molarity if the density of solution is 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। 1.2 ग्राम डेंसिटी गिवन है अब हमारे पास, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? मोलैलिटी किसके इक्वल होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हमें पता है, इसके गिवन है, गिवन मास 0.87। NH3 का अगर हम मोलिकुलर मास निकालेंगे तो 17 हो जाएगा। इनटू क्या निकालना है हमें? फाइंड द मोलैलिटी। मोलैलिटी निकालने है। पर हमें अब क्या है पता है, हमारी वॉल्यूम हमारे पास नहीं है, वॉल्यूम हम नीचे लिखते हैं, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं पता है, तो कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? डेंसिटी किसके इक्वल होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। और हमें मास चाहिए तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी 1.2 ग्राम इंटू वॉल्यूम 100 ml। तो इससे कितना आ गया? मास ऑफ सोल्यूट 0, वो तो गिवन है 0.8 ग्राम। तो हम ये हमारी मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन 120 ml आ गया या 20 ग्राम आ गया। तो इस ग्राम में से अगर हम सोल्यूट निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा ना मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है। तो 120 में से अगर हम 0.85 ग्राम निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा? 119.15 ग्राम। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल गया? हमारा वॉल्यूम। तो ये हमारी ग्राम में है, तो हमें केजी में कन्वर्ट करनी है, तो ऊपर वापस हम पे जाते हैं। गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास इनटू वॉल्यूम हमें पता नहीं थी, अब हमने कैलकुलेट कर ली, कितने आ गई? 119.15। और इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है? केजी में, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 1000। तो इक्वल टू किसके आ गया? 850, क्योंकि जितनी ज़्यादा अक्षर उतनी जीरो कट जाएंगे, तो एक जीरो आ जाए। 2 जीरो से इसके 2 पॉइंट गए और 1 जीरो बच गई, तो वो 850। तो ये क्या आ गया? 0.4196 मोलैलिटी आ गई इसकी। सो दिस इज एंड ऑफ मोलैलिटी। नाउ वी डिस्कस नॉर्मेलिटी। हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, ये है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने के लिए ये क्या है हमारा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं हमें सोल्यूट के, ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो वो हम कैसे निकालते हैं देखते हैं अब। एक एग्जांपल से ही देखते हैं, एक क्वेश्चन लेके देखते हैं कि सोल्व कैसे करते हैं इसको। मैंने 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4 लिया, आर प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। फाइंड द नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी निकालने हैं हमें। इससे पहले हम इसको देखते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकलते हैं, उसके लिए हम अपोजिट चलते हैं। जैसे
पहले मोलिकुलर मास लेते हैं उस सब्सटेंस का, अपन में उसका वैलेंसी फैक्टर देखते हैं। ठीक है, वैलेंसी फैक्टर मतलब उसमें H पॉजिटिव आयन कितने या OH नेगेटिव आयन, तो उससे हम उसको डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद हमारा क्या निकलता है, इक्विवेलेंट मास। तो अगर हमें ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो इक्विवेलेंट मास निकालना पड़ेगा पहले, और इक्विवेलेंट मास को हम कैसे निकाल लेंगे, ये हमने मोलिकुलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर से निकाल लेंगे। और ग्राम इक्विवेलेंट के लिए क्या करना होता है, मास बाय इक्विवेलेंट होता है। तो हमें पहले जो मास गिवन है उसका इक्विवेलेंट वेट क्या होना चाहिए नीचे, तो हमारा ग्राम इक्विवेलेंट ऐसे निकलता है। अब जो हमने क्वेश्चन देखा था उसको हम देखो कैसे सोल्व करते हैं, इजीली हो जाएगा। इसको सोल्व करने के लिए क्या है हमारा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। उसके निकालने के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास को हम कैसे निकालते हैं, मोलिकुलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर। मोलिकुलर वेट कितना होता है, H2SO4 का 98, उसमें H पॉजिटिव जो H है उसका वैलेंसी कितनी है 2, ठीक है, इक्वल टू 49 आ गया हमारा इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट के बाद हमें ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं, वो कैसे निकाल लेंगे हम, मास बाय इक्विवेलेंट मास। तो मास गिवन कितना है हमारा 0.98 ग्राम, और इक्विवेलेंट मास हमने अभी कैलकुलेट किया है 49, ठीक है। तो इसका हम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 1/50। तो अब हम सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स तो आ गया 1/50 मल्टीप्लाई में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 है, सॉरी 500 है, तो 500 ऊपर अगर हम इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 1000। अगर हम नीचे लिखना चाहें ना तो 500/1000 हो जाएगा, तो 1000 ऊपर चला जाएगा और 500 नीचे रह जाएगा। तो ये हमारा अगर 2/50, इसकी नॉर्मेलिटी कितनी आ गई 2/50। अगर हम इसको काटेंगे तो 1/25, ठीक है। तो अगर हम अब कुछ और देखें आगे, तो सेमी नॉर्मल क्या होता है, जिसकी नॉर्मेलिटी हाफ होती है, बाय नॉर्मल जिसकी नॉर्मेलिटी 2 होती है, और सेंटी नॉर्मल जिसकी नॉर्मेलिटी 1/100 होती है, और डेकी नॉर्मल जिसकी नॉर्मेलिटी 1/10 होती है, ठीक है। ये कुछ टर्म्स थी, कुछ माइंड में रखना। अगर हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड, कि फाइंड द मास ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। मास ऑफ NaOH निकालना है हमें, ठीक है। मोलैरिटी हमें गिवन क्या क्या गिवन है हमें, नॉर्मेलिटी 1/, सेमी नॉर्मल है तो सेमी नॉर्मल तो नॉर्मेलिटी तो इसकी हाफ हो गई। वॉल्यूम कितनी दे दी 250, हमें तो 250 है तो 0.25 लीटर होगी। तो नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी 1/2, मास निकालना है, गिवन मास अपन में मोलिकुलर मास होता है। मोलिकुलर मास कितना होता है NaOH का 40 होता है, इसका 23, ऑक्सीजन का 16 और 1 इसका, तो ये 40 हो गया, डिवाइडेड बाय 40। और क्या निकालने, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 ml है, और इसको हम अगर लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 हो जाएगा ऊपर। तो इक्वल टू किसके आ गया 1300/20, तो 5 ग्राम इक्वल टू x के इक्वल आ गया। ये हमने x निकाला तो ये सारी चीज़ें ऊपर चली गई और ये 1000 नीचे आ गया, तो ये हमारा निकल गया 5 ग्राम इक्वल टू x, ठीक है। तो इसको हम क्या निकालना, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके इक्वल होते हैं, मास अपन में इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास को हम कैसे निकालेंगे, मोलिकुलर वेट बाय x। पीछे चलते हैं कि हम इक्विवेलेंट मास को कैसे निकालते हैं। इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए पहले हमें उल्टा जाना पड़ता है। इक्विवेलेंट निकालने के लिए मोलिकुलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर, इसमें हमारा OH कितना है 1, तो उसकी वैलेंसी 1 है, तो 40/1 इज इक्वल टू 40। तो ये हमारे इक्विवेलेंट बेस आ गया। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए मास बाय इक्विवेलेंट मास, मास कितना है हमारे पास पता ही नहीं, x है, और इक्विवेलेंट मास है 40, तो हमें इससे हमें 5 ग्राम इक्वल टू x के इक्वल आ गया। हमारा लास्ट टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलिकुलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर, उससे हम इक्विवेलेंट मास को निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन, वैलेंसी फैक्टर का मतलब क्या होता है कि उसमें H पॉजिटिव आयन कितने हैं या उसमें OH नेगेटिव आयन कितने हैं, उसकी वैलेंसी कितनी है, बस वो निकालना होता है। इन केस ऑफ एसिड्स X इज इक्वल टू बेसिसिटी, अगर एसिड है तो बेसिसिटी के इक्वल होगी। फॉर एग्जांपल H2SO4 है
उसमें वैल्यू ऑफ एक्स कितनी होगी 2, ठीक है। इट लॉस 2 H पॉजिटिव आयंस, बेसिसिटी मतलब जो इजीली लॉस कर देता है। और HCl के केस में क्या होगी 1 बिकॉज इट लॉस 1 H पॉजिटिव आयंस, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन लेके देखते हैं, जैसे फाइंड द इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास निकालना है H3PO4 का, तो किसके इक्वल होता है मोलिकुलर वेट बाई इसकी कितना है, कितने H पॉजिटिव आयन लॉस कर सकता है 3, ठीक है। फॉर्मूले से ही दिख रहा है, ये क्या है PO4 है तो एक O और 1 2 3 O यहाँ पे आ गए और H कितने हो गए 3, तो ये 3 H लॉस कर सकता है। तो इसका कितना हो गया वैलेंसी फैक्टर 3 और मोलिकुलर वेट इसका कितना हो गया वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। सिंपल कितने लॉस कर सकता है वो देखते हैं, मोलिकुलर वेट ऊपर लिखते हैं और सीधा निकाल देते हैं इक्विवेलेंट बेस। अगर कुछ अब हम एसिडिटी के केस में देखते हैं, अगर हमारे पास क्या गिवन हो OH नेगेटिव आयन गिवन सा, तो वो एसिडिटी के इक्वल होता है कि वो कितने H पॉजिटिव आयन गेन कर सकता है, तो वो हमारी उसकी वैलेंसी के इक्वल होता है। कितने OH नेगेटिव आयन लॉस कर सकता है वो उसके इक्वल होता है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट निकालना है। इसमें H2SO4 है तो सिंपल है मोलिकुलर वेट निकाल देंगे और उसमें H पॉजिटिव आयन मतलब बेसिसिटी निकालनी है पहले, मतलब कितने H पॉजिटिव आयन दे सकता है तो 2 दे सकता है, तो डिवाइडेड बाय 2। एक मोलिकुलर वेट बाय NaOH है, इसमें एसिडिटी के बेस पे निकालते हैं, एसिडिटी मतलब ये कितने H पॉजिटिव आयन गेन कर सकता है, तो इसका मोलिकुलर वेट निकाल लेंगे और OH नेगेटिव आयन की वैलेंसी 1 है, मतलब कितने डोनेट कर सकते गेन कर सकता है H पॉजिटिव। थर्ड है Na2CO3, Na2CO3 में हमारा क्या देखेंगे, फर्स्ट Na को देखते हैं, ठीक है। तो Na का कितना है 2 और इसका मोलिकुलर वेट कितना है 10653 आ गया इसका। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो हमने अब किए हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। आई होप you understand the molecularity, molality, normality and equivalent mole fractions, equivalent weight in detail in and easy way. Like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.